शिव पुराण में माता पार्वती ने पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि घोर कलयुग आ चुका है। उसमें भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि इंसान को पता तो होगा उसके लिए अच्छा क्या है, और वो करेगा नहीं। बट वो कर नहीं पाएगा। अब एक बात बताइए, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को एसी रूम में देख रहा है, एसी गाड़ी में देख रहा है, तो वही एसी विजुअलाइज ऑफिस में काम करते हुए जा रहा है, तो वो तो अपने आप को नवाबी समझेगा ना। वो वॉरियर माइंडसेट कहाँ आया। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ जो एचसीएल में जीतते हैं, जो रोड पे जीतते हैं, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आपको अगर जीत मिलती है तो आप हमेशा बेटर के लिए जाओ। आप इसमें खुश मत हो जाओ कि आपको जीत मिली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राघव सिंह, जो एक एमटीबी राइडर हैं, माउंटेन बाइक ये राइड करते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ये राइडर हैं। इनके हम एक्सपीरियंसेस आज की इस पॉडकास्ट में सुनेंगे। तो वेलकम मिस्टर राघव। हेलो सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कैसे आपकी साइकिलिंग जर्नी स्टार्ट हुई, क्या मोटिवेशन आपको मिला साइकिलिंग स्टार्ट करने के लिए। देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पुनीत सर का फ़ोन जब मेरे पास आया तो बीइंग अ माउंटेन बाइकर वी हैव अ ब्रो कोड, और वो होता है राइडर नेवर से नो टू राइडर। और इसी वजह से मैंने कुछ सोचा नहीं, जैसे पुनीत सर ने बोला मैं तुरंत आपके पास आ गया। थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेरी उसके बारे में बात करेंगे कि मैं कैसा बंदा हूँ, तो अगर मैं अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताऊँ तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ कि आई एम ए वेरी सिंपल गाय हु लव टू राइड बाइक्स, टॉक अबाउट बाइक्स एंड रिपेयर बाइक्स। ग्रेट। और साइकिलिंग जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, ये बड़ा मज़ेदार वाकया है। ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो कि सर मेरे पापा जो है बनारस से थे, मेरी मम्मी गोरखपुर से थी, तो मैं एक ठेठ पूर्वांचली बंदा था जहाँ पे तीन ही प्रोफेशन हुआ करते थे उस टाइम पे। 2005 के आसपास की बात बता रहा हूँ। अच्छा। डॉक्टर, इंजीनियर, या 2-3 मर्डर करने के बाद वो लोग विधायक बन जाते थे। अभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेंज हो गया है, तो ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो थोड़ा सा क्राइम करने से बचते हैं, बट पहले ये सब चीज़ें आम होती थी। तो जो भी घर का जो सबसे कम काम करने वाला बंदा होता था वो एक झटके में नेता बनता था। एक वाइट कलर का लोटो का शूज़, कुर्ता पजामा, टोपी लगा ली, उसका करियर स्टार्ट। तो ऐसे पूर्वांचल वाले बैकग्राउंड से आता था मैं। अच्छा। तो मैंने जो है अपना बीटेक जब कंप्लीट किया तो सब लोग बीटेक 4 साल में करते थे, मैंने 5 साल में किया। अच्छा। क्योंकि मैं वो सारे काम करता था जिससे मैं लेक्चर से बाहर बैठ सकूं। अच्छा। मुझे लेक्चर ज्वाइन करना ही ना पड़े। ऐसा क्या काम करते थे? ट्रैक एंड फील्ड में भी था, अच्छा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चल रही है, अच्छा। अच्छा। गेमिंग भी चल रही है, अच्छा। और क्रिकेट में भी था। अच्छा। अच्छा। तो कॉलेज में वो सारे फंक्शन कराना, और एक तरह से देखा जाए तो मैं घर का जो ऐसा लौंडा था जो नेतागिरी कॉलेज में कर रहा है। मतलब क्रिकेट बैकग्राउंड में तो मैं भी था, अभी भी कभी कभी क्रिकेट खेलता हूँ, और आप भी क्रिकेट बैकग्राउंड में थे, तो चलो ये फर्स्ट सिमिलैरिटी तो हमें यहीं पे मिल गई। तो ये करने के बाद जैसे होता कि मेरे माय फादर वाज पास्ड अवे व्हेन आई एम इन थर्ड ईयर, बीटेक थर्ड ईयर। ओके। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, लाइफ में ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज काफ़ी दिक्कत हो जाएगी उसमें। फिर मैंने उसको जब स्टडीज़ को अपने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया तो एक साइड से जो बैक लगी उसको क्लियर कर रहा था। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि माउंटेन बाइकर्स पहले से ही बैटल हार्डन होते हैं। तो एक माइंडसेट है, माउंटेन बाइकिंग इज नॉट जस्ट लाइक ए स्पोर्ट, इट्स अ माइंडसेट। आपका माइंडसेट अगर खुराफाती है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ही करोगे उछलने कूदने वाला। तो वो सारा खत्म करते करते मेरे को बीटेक कंप्लीट करने में सर ऑलमोस्ट 5 साल लग गए। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरे लिए जॉब उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो जैसे ही मैं उसमें गया, उन लोगों ने बोला कि एवरीबडी डिड देयर बीटेक इन 4 ईयर एंड यू टुक 5, वाई सो? तब आपको पता चल जाता है कि अब आपको जो है जॉब नहीं मिलेगी। और जब आपको पता होता है कि गोली आपके सर पे लगने वाली है तो आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होता है कि अब क्या ही उखाड़ लेगा कोई। अब कोई क्या ही कर लेगा। तो बट मैंने उनको बोला कि सर हर आदमी देखो 4 साल में बीटेक किया हुआ है, मैंने 1 साल ज़्यादा पढ़ा है। तो बाजू वाली मैम हंसने लगी, कहने इसमें लिखा हुआ है कि यू आर स्टैंड अप कॉमेडियन। हमने कहा मैडम ये 1 महीने पहले पता चला मेरे को। अच्छा। इससे पहले मेरे दोस्त को बकचोदी बोलते थे। वो दोनों ही हंसने लगे। मैंने कहा खड़े हो जाओ। मुझे लगा बोलेंगे बाहर भाग जाओ। अच्छा। कोने में खड़ा करके उन्होंने मेरे से पता नहीं क्या स्टैंड अप करवाया। मैंने उनका एंटरटेन किया उनको, अच्छा। और उन्हें बोला आप जा सकते हैं। ग्रेट। मैं जैसे ही बाहर गया दोनों साइड से लोग खड़े हो गए अच्छा। कि सर आपका इंटरव्यू सबसे लंबा लगा। कॉलेज में सीनियर होते थे, मैं सुपर सीनियर था। अच्छा। सर आपका सबसे ज्यादा पूछा ये वो फलाना, मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, बैठ जाओ तुम लोगों, नहीं पता मेरे कुछ। मैं गया, जाके सो गया। अच्छा। 1 हफ्ते बाद मेल आया
यू आर हायर्ड, योर सैलरी इज दिस। अच्छा इन्होंने मेरे को डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बना के, डेल्टा कंपनी उस समय एचसीएल के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा था, अच्छा मैं एचसीएल के थ्रू प्लेस हो गया लखनऊ में। ओके और उसके बाद 1 साल जॉब करने के बाद मेरा एक बिहारी दोस्त, जो आज भी मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, छपरा देखा। छपरा के बाद उसने वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखी, हमारे साथ जॉब किया, अभी ऑन साइट जापान में बैठा हुआ है। अच्छा उसने बोला सबसे पहली बात, जान रहे हो तुम 1 नंबर के। हमने कहा हाँ बताओ आगे। तो कह रहा, आई सेड थोड़ी चलता है, 1 मिनट रुको, एमसीएससी कर लो। हमने कहा ये क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एसोसिएट। ये जब कर लोगे तो तुमको जो है सर्वर पे काम करने का मौका मिल जाएगा। और बिहारी पीपल आर एक्चुअली ग्रेट। अच्छा आप उनको बस बता दो कि एक किताब में ये चीज पढ़ी है और इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, वो किताब उनको ऐसे याद हो जाएगी जैसे चाय बनाने की रेसिपी। वो भूल ही नहीं सकते उस चीज को। उसने मेरे को बताया और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार था सर। मैंने जैसे एग्जाम दिया मैं फेल हो गया। और उसके बाद से 6 महीने बाद दोबारा मौका मिला, $20 लगते थे उसमें। अच्छा और वो एग्जाम देने के बाद मैं पास किया, और पास करने के बाद मेरे को इन लोगों ने भेज दिया नोएडा। नोएडा भेजने से पहले मेरा साउथ इंडियन मैनेजर मेरे पास आया और उसने बोला कि राघव, आई हैव 2 ऑप्शन है, 1 इज गुड है, 2nd इज बैड है, कौन सा करेगी? हमने कहा सर आपका मुंह देख करके तो बैड फीलिंग आती है, पहले बैड वाला बता दो। तो कह रहे, यही एटीट्यूड तुम्हारा अच्छा नहीं है, इसको देख करके तुमको मन करता हम अभी जॉब से निकाल दे तुमको। हमने कहा बताइए ना सर। तो कहा, तुमको जॉब छोड़नी पड़ेगी। हमने कहा अच्छा, और करना है तो नोएडा जाएगी। नोएडा पहुंचने के बाद पता चला जितने पान के ठेहे नहीं होते हैं सर, उतना तो एचसीएल का ऑफिस है वहां पे। अच्छा पूरा एचसीएल नोएडा ने खरीद रखा था उस समय। यहाँ आने के बाद एज ए सर्वर सपोर्ट इंजीनियर जो है उसमें काम करने का मौका मिला। और उस समय आईबीएम कंपनी अपना सारा प्रोजेक्ट लेनोवो को बेच रही थी, थिंकपैड, यानी हार्डवेयर सारा लेनोवो को दे करके अपने पास सिर्फ बिग डेटा रखा हुआ था। एंड दैट टाइम द बिग डेटा इज कम्स इन द बूम। जैसे डब्ल्यू का बूम आया था, उस समय मेजर प्लेयर जो है आईबीएम ही था जो बिग डेटा के नाम से करता था। अब तो आपका मेटा भी आ गई, AWS भी आ गया, और बाकी और भी अदर कंपनीज भी हैं। सर्वर पे काम करने पे क्या होता है कि आपका मौका मिला आपको ओके चारों जगह कि दिल्ली एनसीआर से सटे हुए जितने भी यूपी के शहर हैं उनका सारा डेटा क्लाउड पे शिफ्ट करना है। अच्छा मैंने वो सारी काम अपनी टीम के साथ मिल करके करना शुरू किया, और इसके चक्कर में इतना रिगरस शेड्यूल हुआ करता था कि मेरा वेट 90 kg के आसपास चला गया। अच्छा और जो सवाल आपने वो स्टार्टिंग में पूछा था कि कैसे साइकिलिंग शुरू हुई, ये जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। अच्छा वेट मैनेजमेंट के लिए ना, वेट मैनेजमेंट चीज थी ही नहीं। तो हिटलर की एक बुक है मी काफ, जिसमें हिटलर ने एक बड़ी शानदार लाइन कोट करी थी कि इंसान को अच्छा काम तब तक नहीं करेगा जब तक उसको गलत काम का डर पैदा ना हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ फिटनेस हमारी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल में आप पहुंच जाओ और बोलो कि सर क्रिटिकल है, अब आपका टिकट कटने वाला है, आप उसी दिन हनुमान चालीसा पढ़ोगे और अगले दिन बोलोगे भगवान आज बचा लो, कल से साइकिल चलाऊंगा या कल से रनिंग करूंगा या कुछ और करूंगा। सेम कंडीशन मेरे साथ थी। अच्छा मेरे फ्लोर में आग लगी, सब भगे, मैं भी भागा, मैं बेहोश हो गया, क्योंकि मेरे अच्छा। इंटरनल ऑर्गन्स को, मेरे हार्ट को 20% एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, हार्ट बीट एकदम से शूट कर गई। जब डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट्स देखी और जब मैं डॉक्टर के सामने ऐसे बैठा तो मैं हमेशा से ब्लैंक था। डॉक्टर ने बोला, वो मेरे से ये नहीं पूछ रहा है कैसे हो, क्या कर रहे हो, मतलब कह रहे कितना पीते हो। हमने कहा है इसको, फिर देखा रिपोर्ट रखी है, तो जैसे भगवान के सामने आपके पापों का काला चिट्ठा खुला रहता है वैसे डॉक्टर के सामने वो सारी चीजें खुली हुई थी। मैंने कहा इससे तो झूठ भी नहीं बोल सकते। सही बात तो मैं भी उसके जैसा ही था। मैंने बोला 9 बजे से पीना शुरू करते हो, 12 बजे तक पीते रहते हैं। फिर क्या करते हो? हमने कहा दोस्त अच्छे होते तो लेने भी चले जाते हैं। फिर वो भी हंसने लगा। उसने बोला राघव मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा बंदा जल्दी मर जाए, तो यू ज्वाइन माई सोसाइटी एंड वी हैव ए टेनिस कम्युनिटी। जैसे हम साइकिलिंग कम्युनिटी प्रमोट करते हैं वैसे उसने टेनिस की कम्युनिटी प्रमोट करना शुरू कर दी। ठीक है सर आपको बताया मेरे पापा बनारस से, मम्मी गोरखपुर से, मैं देवरिया में बड़ा हुआ, ठीक है, और लखनऊ में मेरा कॉलेज खत्म हुआ। मेरे जैसा बंदा टेनिस का टी नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैं गया साइकिल के ऊपर एहसान करने, डिकैथलॉन। अच्छा वहां जाकर के मैंने पहली साइकिल उठाई माई बाइक, अच्छा क्योंकि मैंने उसको बोल दिया कि भाई मुझे नहीं पता कि मैं कितना चलाऊंगा भी कि नहीं चला पाऊंगा। वो बता रहा है, बंदा बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने कहा कि सबसे सस्ती साइकिल दे दो। सबसे सस्ती साइकिल लेके आया, घर से स्टार्ट करी, और मेरे घर से उस समय डुअल टावर पड़ता था सेक्टर 16 नोएडा, और मैं रहता था 130 में। अच्छा दोनों के बीच में गैप था ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर का।
अच्छा 2 किलोमीटर चलाने के बाद मेरी आत्मा पहले पहुंच गई स्टोर, ऑफिस, स्टोर बोल रहा हूँ, स्टोर की आदत पड़ गई है। ऑफिस मेरी आत्मा पहले पहुंच गई, मैं सड़क पे स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने साथ। मैं जैसे तैसे करके पहुंचा वहां पे कि भाई ये जंग तो जीत लेते हैं आज की। साइकिल डाली, सर्वर रूम में जाके सो गया। मेरा सीनियर आया करे, ये लाश कौन सी पड़ी है, कौन है ये? क्योंकि मेरा मुंह उधर था। कह रहा सर ये राघव सर हैं, ये सॉरी उसमें राघवेंद्र मेरा रियल नेम है, तो राघवेंद्र अच्छा। सर लेटे हुए हैं, वो आज साइकिल से आए हैं। तो अच्छा कोई नहीं, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल आप घर जा सकते हो। लेकिन नहीं सर कर लूँगा। उस दिन जैसे तैसे काम किया और कैब पकड़ के वापस आ गया घर। अच्छा जैसे ही मैं कैब पकड़ के वापस आया, मेरी मम्मी सुबह बहुत खुश थी और शाम को उतनी ही गर्म हो गई। अच्छा 45 मिनट तक लगातार डांटने लगी, खूब सारा डांटा, मुझे आज भी याद नहीं है, लेकिन 3-4 चीजें जो मेरे दिमाग में छपी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला अपने नाम के आगे सिंह लगाना बंद कर दो। उससे ये पता चला कि मेरे परिवार वाले अपने आप को वॉरियर क्लैन मानते थे कि हल्दी घाटी से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हमारी पुश्तें लड़ी हैं। अपने नाम के आगे सिंह लगाना बंद कर दो, तुम्हारे पिताजी अगर जिंदा होते तो वापस ऊपर चले जाते। इतने दिन बाद तुमको ढंग का काम करते हुए देखा है, और वो भी तुमसे एक दिन नहीं हुआ। तो हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग मतलब वो करते बहुत हैं। खुश थी कि आप साइकिल से ऑफिस गए फर्स्ट मेरे से ज्यादा खुश थी वो। हाँ तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर कि जहाँ पर ना कुछ बड़े अगर डांट रहे हैं और आपकी गलती नहीं भी है फिर भी आप सुनते हो, और आप उनको रोक नहीं सकते ना उनसे बहस कर सकते हो। ये हमारी फैमिली कल्चर में था। बस मैं ये सोच रहा था कि जमीन फट जाए मैं घुस जाऊं अंदर। तो अपनी मम्मी के लिए मैंने फिर से स्टार्ट किया, अच्छा क्योंकि मेरी मम्मी को तो बंद करने का बटन भी नहीं था। रोज कौन टॉर्चर झेलता उनका। मैं दोबारा गया डिकैथलॉन में और मैंने बोला कि भाई जो बेस्ट साइकिल है वो दे दो। अच्छा उसने मेरे को बोला कि सर अगर एक ही साइकिल से आपको सारे काम करने हैं तो दैट्स आप रॉक राइडर 8.0 ले लो। अच्छा उस समय मैंने उसको 45,000 रुपए में खरीदी 3x9 ग्रुप सेट के साथ। अच्छा विद इन अ वीक आई एम हैप्पी गाय। अच्छा विद इन अ मंथ आई फील माई सेल्फ फिट, एंड विद इन अ ईयर पीपल आस्क मी कि कौन सी साइकिल खरीदी जाएगी। अच्छा मतलब एक साल में आपको इतनी नॉलेज हो गई बाइक्स की कि लोग आपसे एडवाइस लेने लग गए, इंस्पायर होने लगे, इंस्पायर होने लगे। नॉलेज तो कभी नहीं हो, देखो नॉलेज तो कभी पूरी नहीं हो सकती सर। हाँ नॉलेज तो बिल्कुल। बट हाँ जितना मुझे पता होता था वो मैंने बताता था, लोगों को इंस्पायर करता था। ग्रेट तो ग्रेट। ये मेरी जर्नी रही साइकिल शुरू करने की सर। और बाकी आपको रेस वाला तो बता ही दिया था मैंने हाँ कि वो 100 किलोमीटर की रेस में सब आए मेरे से हाथ मिला के जा रहे, मैं सेकंड आ गया था उसमें। हाँ रेस का बताओ, वो तो आपने पर्सनल बताया था, अब हम ऑन एयर हैं तो आप बताओ रेस के बारे में। कौन सी आपकी मोस्ट मेमोरेबल रेस थी, या जो भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो जैसे आप बता रहे हो। तो ये वो दिन और आज का दिन, उसके बाद मैंने साइकिलिंग कभी छोड़ी नहीं। तो साइकिलिंग चलाना अब मेरे लिए प्राइमरी रीजन नहीं है। अब मेरे लिए प्राइमरी रीजन ये है कि कोई भी माई का लाल डॉक्टर एक मोमेंट पे आपको ये नहीं बोल सकता कि राघव ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, बिकॉज आई एम ए वेरी फूडी गाय सर। गलती से एक बार राजेश भैया ने अपने घर बुला लिया था मेरे को। अच्छा और हम राजेश भैया बोल रहे हैं, राजेश भैया के छोटे भाई थे वो, उन्होंने अपने घर बुलाया था डिनर पे। अच्छा और मैंने डिनर सोच करके खाना शुरू कर दिया और खाते खाते मैं सब खा गया और मुझे लगा कि ये स्टार्टर है। अच्छा। अब मुझे क्या पता कि वही डिनर था उन लोगों का, पूरे फैमिली का, और मैं साइकिल चला के पहुंचा हुआ था सर। बाद में मुझे पता चला कि जब मैं वापस आ गया तो आशू भाई थे, आशू भाई ने बोला अपनी वाइफ से कि डिनर लगाओ। तो उनकी वाइफ बोली कौन सा डिनर? तो कहा वही, तो कहे जो राघव खा के वही तो डिनर था। तो ये मेरी एपेटाइट है सर। आज दोबारा आदमी वो घर पे नहीं बुलाएगा मेरे को। तो मैं बहुत खाता हूँ, 3-4 दिन में मोमोज ना खाऊं मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। अच्छा पनीर लबाबदार, मलाई टिक्का, और हांडी चिकन, और मेरी मम्मी ने मेरे को जो रेसिपी सिखाई थी मटन दो प्याजा, ये सब मैं बनाता रहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ खिलाता रहता हूँ। एक बात तो तय है, आपसे बात करके जो मेरे को कभी कभी बाहर का खाने पे गिल्ट होता है ना, वो कम हो जाएगा कि साइकिलिंग थोड़ी बढ़ा लो, बट बाहर का खाने की ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। फूड इज नेवर बी ए प्रॉब्लम सर, प्रॉब्लम इज आवर लाइफस्टाइल। आप खुद देखो, एक टाइम पे स्टोरी आती थी कि हमारे बाप दादा आधा किलो गुड़ खा जाते थे और रोटी ऐसे तोड़ करके उसके ऊपर घी ऐसे डिप करते थे उसके अंदर, बिकॉज उनका कैलोरी बर्न ही इतना था। सही बात है। अब मैं एवरेज हर रोज 30 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ आज। स्टोर जाना आना और सैटरडे संडे मिला के 100-150 हो जाता है। और डिकैथलॉन इज अ वेरी चैलेंजिंग प्लेस जहाँ पे आप काम करते हो, तो आपने देखा है दिन भर हम खड़े रहते हैं, इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दिन का कैलोरी बर्न 3,000 से 3,000 के आसपास पहुंच जाता है। बिल्कुल।
3000 कैलोरीज हम बर्न कर लेते हैं। सही बात है। तो हाँ, रेस वाले पे बात आता हाँ, है। रेस का बताओ अपना एक्सपीरियंस। तो आपको अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा हो कि जब भी मैं किसी से मिलता जुलता हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं होता कि बहुत फॉर्मल रहता हूँ, मेरी दोस्ती हो जाती है। मेरी दोस्ती करने का एंटीना तगड़ा है, लोग मेरे साथ बहुत कैजुअल हो जाते हैं। तो जब आप रोज साइकिल चला रहे हो किसी के साथ, तो उन्होंने बोला तुम्हारी क्या बारात जा रही है आगे? डिकैथलॉन की कम्युनिटी राइड में मैं शुरू करता था मैं, अच्छा। और मैं आगे निकल जाता था। अच्छा। हमने कहा नहीं, तो क्या, तो भाग क्यों रहे हो आगे आगे? तो साथ साथ चलो। साथ साथ चलो। हमने कहा बात तो सही कर, शुरू इनके साथ करते हैं, निकल आगे जाता हूँ मैं। फिर उन्होंने बोला कि एक डिकैथलॉन में काम करते थे मिस्टर विकास गुप्ता, उन्होंने बोला आपका कैडेंस हाई हो गया। अब काला अक्षर भैंस बराबर। अब मैंने अभी अभी साइकिलिंग स्टार्ट करी है, टेक्निकल वर्ड्स, अभी तो VO2 मैक्स भी नहीं समझ में आता मेरे को सही से। लिटरली बता रहा हूँ, आप लोग जब बात करते हो ना ग्रुप पे, CCC वाले ग्रुप में जब आप लोग बात करते हो, नहीं, मुझे भी नहीं समझ आता VO2 मैक्स। तो मुझे आज तक कभी मैंने दिमाग लगाया ही नहीं सर। तो उन्होंने बोला उसमें कैडेंस भी बिल्कुल नहीं पता था, तो उन्होंने बोला पैडल पावर, ये चीज, तो तुम्हारा एंड्योरेंस और स्टेमिना अच्छा हो गया, तुम रेसेस में जाओ। अच्छा, रेसिंग और में जाओ। वो मैंने पहली रेस अपनी लाइफ में 2017 में ग्रैंड फुंडो शुरू करी थी, जो ट्रैक एंड ट्रेल करवाता था राजेश साइकिल सेक्टर 9 से, 100 किलोमीटर की 100 किलोमीटर्स की। और उस 100 किलोमीटर में मैं सेकंड आ गया सर। ग्रेट। और यकीन नहीं हो रहा कि मैं सेकंड आया हूँ। सब लोग हाथ मिला के जा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। उसमें लाइन से लड़कियां, फिर फ्लो हो गया कि लड़कियां भी उसमें आके हाथ मिला के जा रही है। हमने कहा यार कॉलेज में तो कभी नहीं हुआ ऐसा, ये बढ़िया स्पोर्ट है, कुछ तो है यही खेलेंगे। फिर बाद में विकास गुप्ता फिर मिले, हाँ, तो मैंने बोला ये सब लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट ज्यादा क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं कर रहे जो फर्स्ट आया। जो फर्स्ट आया है। तो अब क्या होता है ना कि आपके जो दोस्त होते हैं कभी आपको इज्जत से बात करेंगे ही नहीं। सही बात। वो कहते हैं बैल, वो रोड बाइक से किया उसने, हाँ, तूने 26 इंच का MTB से किया है, सही बात है। इस वजह से तुम्हारा स्टेमिना अच्छा है, और तुम MTB से कियो तो तुमको पहाड़ों पे रेस करनी चाहिए। अब वो दिन और MTB माउंटेन बाइक मैंने पहली बार किया MTB उत्तराखंड, उसकी तो लंबी स्टोरी है, वो कभी और बताएंगे आपको। लेकिन वहां माउंटेन बाइकिंग करने के बाद मुझे पता चला कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ केक। पूरे दिल्ली NCR में झंडे गाड़ने के बाद मेरे तो कलाई खुल गई सर वहां पे पहाड़ पे। अच्छा। कि क्लाइंब भी किए जा रहे हैं, वहां तो फ्लाईओवर होता पता होता है, हाथ जोर लगा के मारो उसके बाद तो डाउन जाना है। यहाँ ऐसे चढ़े जा रहे हैं चढ़े जा रहे हैं चढ़े जा रहे हैं, खत्म ही नहीं वो रेस स्टार्ट हो रही है कि नैनीताल से पहले आपको जो है अल्मोड़ा जाना है, अल्मोड़ा से रानीखेत जाना है, अल्मोड़ा तक जाने में ही मेरा मोय मोय हो गया सर। एक बंदे से मैं पूछ रहा हूँ कि भैया अल्मोड़ा कितना दूर अभी, तो कह रहा है जैसे आप चला रहे हैं भैया सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो जब मैं लौट के आया वापस ना, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं रोड पे ही चला करके अपना हीरो बनूं फर्जीवाड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जितने भी लोगों के बीच में आप राइड करो, आपने यहाँ पे आसानी से बीट कर दिया। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ जो SCL में जीतते हैं, जो रोड पे जीतते हैं, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आपको अगर जीत मिलती है तो आप हमेशा बेटर के लिए जाओ। आप इसमें खुश मत हो जाओ कि आपको जीत मिली है, क्योंकि आदमी चाहे कितना भी पावरफुल राइडर हो, वो हमेशा अपने एक्शंस और अपने बात करने के तरीके की वजह से जाना जाता है, वो कितना हम्बल है। ठीक बात है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर संजीव सर को छोड़ दिया जाए, मैं संजीव शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, उनको छोड़ दिया जाए, तो मुझे अभी तक कोई ऐसा राइडर दिखाई नहीं दिया जिसने बहुत सारे लोगों को वापस लेके आया, जिसने परफॉर्मेंस साइकिलिंग सिखाई है लोगों को, जिसने ट्रेनिंग दी है। आप इंस्पायर तो कर सकते हो, बट उनको सब कुछ दे करके समझा करके उनको वो साजो सामान दे करके वापस अपनी जर्नी फिर से रिपीट करते हुए देखना किसी को, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पार्ट, जो मैं समझ सकता हूँ कि संजीव सर के दिमाग में इसमें क्या चल रहा होगा जो वो कर रहे हैं। तो वो तो मेरे रोल मॉडल है साइकिलिंग को लेकर के। तो वो दिन और आज का दिन मैंने माउंटेन बाइकिंग पे फोकस करना शुरू किया। अच्छा। उसके बाद से मल्टीपल एक्सपीडिशंस मैंने मारे पहाड़ों पे, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी लेकर के हर हफ्ते भाग जाता था, अपने वीक ऑफ कैंसिल करके अगले वीक ऑफ एक साथ 2 वीक ऑफ लेकर के नैनीताल चला गया, कभी देहरादून चला गया, कभी ऋषिकेश चला गया। वहां पे करने के बाद फिर 3 MTB नेशनल्स खेले। अच्छा। और अभी भी पहाड़ों पे एक्सपीडिशन किया। अभी लास्ट 7 दिसंबर को मैंने MTB जयपुर में अपनी एज कैटेगरी में फर्स्ट पोडियम विनर था। ग्रेट। और लेकिन इन सब चीजों को एक तरफ रख दो आप, द बेस्ट पार्ट ऑफ साइकिलिंग इज आई गॉट अ गुड पीपल एंड यू आर वन ऑफ देम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ऐसी ही जर्नी स्टार्ट हुई थी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे चल के साइकिलिंग में आपके क्या प्लान्स हैं? प्लान तो सर देखो एम्स्टर्डम बनाने का इंडिया को। बहुत अच्छा।
और शायद ये मेरे मरने के बाद भी ना हो, लेकिन मैं इस मलाल में नहीं मरना चाहता कि मैंने कुछ किया नहीं या मेरे दोस्तों ने नहीं कुछ किया। मेरा मानना ये है, मेरा जो सिंपल प्लान है, कोई परफॉर्मेंस नहीं, लोगों के दिमाग में ये चीज पास ऑन कर सके कि साइकिल इज नॉट जस्ट मशीन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। साइकिल बात करती है आपसे। आप खुद देखो, 1 अरब 46 करोड़ के देश में, आप बोल रहे ना कि आगे के प्लान्स क्या हैं, या आगे के प्लान्स बताने के लिए आपको मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। और इस चैनल से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 1 अरब 46 करोड़ के देश में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके सामने से साइकिल गुजरी ना हो। लेकिन ऐसा कौन सा ऋषि मुनि का श्राप लगा हुआ है कि स्कूल के बाद और कॉलेज के बाद वो बच्चा आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाता? हाँ, सही बात है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, स्पोर्ट्स हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। बच्चे अपने पेरेंट्स को स्पोर्ट्स खेलते हुए नहीं देखते। अब एक बात बताइए, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को एसी रूम में देख रहा है, एसी गाड़ी में देख रहा है, हाँ, तो वही एसी विजुअलाइज करेगा ऑफिस में फिर काम आगे। करते हुए जा रहा है, तो वो तो अपने आप को नवाब ही समझेगा ना। वो वॉरियर माइंडसेट कहाँ आया? और इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए, जिन देशों ने दूसरे देशों को इन्वेट किया है वो हमेशा कमी में रहे। बाद में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, बिल्ड किया, और एक कोड उनको मिल गया, एक चीट कोड मिल गया जिससे वो डेवलप्ड कंट्री बन के तैयार खड़े। ये ह्यूमन बिहेवियर पे भी लागू होता है। अगर किसी इंसान को ये बात पता चल गई कि स्पोर्ट्स हमें इसलिए नहीं खेलना है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, स्पोर्ट्स हमें इसलिए नहीं खेलना है कि मुझे कम्युनिटी में नाम हो जाए मेरा, स्पोर्ट्स हमें इसलिए नहीं खेलना है कि मेरा दोस्त आएगा तो मैं साइकिल चलाने जाऊंगा। जिस दिन स्पोर्ट्स हम ये सोच के खेलने शुरू कर देंगे कि दिस इज द पार्ट ऑफ माई जॉब, दिस इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन, जैसे मैं खाना खाना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, बाथरूम जाना जरूरी है, ऑफिस जाना जरूरी है, साइकिल चलाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, या कोई स्पोर्ट खेलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप इसको रूटीन में लाते हैं, आप डिसिप्लिन हो जाते हो, और जैसे ही आपका बच्चा आपको डिसिप्लिन देखता है वो खुद भी डिसिप्लिन बनता है। ठीक बात। और अगली जनरेशन को जैसे ही आप डिसिप्लिन देते हो वो एक स्ट्रांग फैमिली बिल्ड करता है, और स्ट्रांग फैमिली एक स्ट्रांग सोसाइटी बनाती है, और स्ट्रांग सोसाइटी एक स्ट्रांग कंट्री। बिल्कुल। इसका लाइव एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ था वो सारे जापानी आज तक नहीं भूले। 1944 के आसपास गिरा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसी साल खत्म हुआ था, बट राख के ढेर से खड़ा होकर जापान आज दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री है। ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आपको सदियों का सफर कुछ सालों में तय करवा सकता है। ठीक बात। और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस दिन हम डिसिप्लिन हो जाएंगे उस दिन हम डेवलप भी हो जाएंगे। बिल्कुल। अदरवाइज दुनिया जब तक खत्म नहीं हो जाती हम ऐसे डेवलपिंग कंट्री बने रहेंगे। तो मेरा जो एजेंडा है, जो आपका सवाल था, उसका सीधा सिंपल जवाब ये है कि मैं बस लोगों को ये चीज़ पास ऑन करना चाहता हूँ कि साइकिलिंग आपके डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, वो एक मशीन की तरह यूज़ करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यही काम आप देखो जो मैंने आपको बोला कि आई एम राइड बाइक्स, जो मैं साइकिल डेली चलाता हूँ, टॉक अबाउट बाइक्स जो मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक से आपको दिखाई देता है कि उसके बारे में सिर्फ बात करता हूँ मैं, और रिपेयर बाइक्स डिकैथलॉन में नहीं, हर जगह। अच्छा। इज नॉट अबाउट डिकैथलॉन। सड़क पे आप मेरे को मिल जाओ, आपकी साइकिल खराब है, मैं रोकूंगा आपके लिए, सड़क पे साइकिल बना सकता हूँ मैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर एकदम मेजर डैमेज हो गया तो वर्कशॉप चाहिए। हाँ, ठीक बात है। ये चीज़ तो मेरा प्लान सिंपल है सर, कि लोगों को ये बात समझा सकूं कि साइकिल अगर आपकी लाइफ में आ गई, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपने साइकिल चला ली आपको एक शानदार लाइफ मिलेगी, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, बहुत ही पॉजिटिव, और बहुत ही मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, ये अपना जो ग्रुप है आपका नया जो आपने अभी फॉर्म किया है, राइट टी गपशप, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। राइट टी गपशप नाम बहुत प्यारा था, इसको सबसे पहले सिमरन ने दिया कि ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज ए कम्युनिटी राइडर, तो आपने देखा कि अभी भी बहुत सारे कम्युनिटी राइडर, जब हम साइक्लोथॉन करवाते हैं या फिट इंडिया की राइड करवाते हैं तो उसमें बहुत सारे बिगिनर राइडर आते हैं। और उनके लिए सबसे कन्वीनियंट क्या होता है, रेंटेड साइकिल ली, थोड़ा सा घुमाया, अपने बचपन को फ्लैशबैक किया, नॉस्टैल्जिया लिया, खाया पिया, लोगों से बातें करी और वापस घर चले गए। बिल्कुल। और ये काम वो सारी जिंदगी कर सकते हैं।
मतलब मैं बहुत सारे ऐसे साइकिलिस्ट को जानता हूँ जो 15, 20, 25 अपने घर के आसपास चला के अंदर घुस जाते हैं। और ऐसी ही जर्नी आपकी भी स्टार्ट हुई होगी। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट। ऐसी ही जर्नी संजीव सर की भी स्टार्ट हुई होगी। बिल्कुल ऐसी ही जर्नी मेरी भी स्टार्ट हुई थी। राइट राइट। बट हम क्या थे, इंटरमीडिएट, फिर एडवांस, फिर परफॉर्मेंस पे चले गए और हम उन लोगों को भूल गए। बिल्कुल, जो बिगिनर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो हैं तो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के मायने हैं। ठीक। अगर वो नहीं होंगे ना तो हम आगे दूसरा संजीव शर्मा नहीं तैयार कर सकते। सही बात है। हम आगे दूसरा पुनीत नागपाल नहीं तैयार कर सकते। हम आगे दूसरा, ये जो आपके नेशनल खेल अरशद हैं, अरशद भाई हैं, राहुल भाई हैं, ये लोग नहीं तैयार कर सकते। जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था कि कोई बच्चा अगर अपने पेरेंट्स को डेली बेसिस पे सिर्फ 15, 20, 25 किलोमीटर ही साइकिल चलाता हुआ देख ले, तो वो आगे चलकर क्या पता वो ओलंपिक में मेडल लेके आ जाए, टूर दी फ्रांस कर ले, जो आज तक कभी हुआ नहीं इंडिया में। तो हमने जो राइट टी गपशप बनाया है वो ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो हमेशा बिगनर राइडर रहेंगे, और हम उनको एक ऐसी कंपनी देना चाहते हैं जिनके लिए लोकेशन मैटर नहीं करता है, बिकॉज वो स्ट्रावा पे राइड कर रहे हैं। उनके लिए टाइम मैटर नहीं करता क्योंकि वो स्ट्रावा पे राइड कर रहे हैं। उनके लिए लोग भी मैटर नहीं करते हैं, उनको जब भी टाइम मिले वो कर लो। तो पहला प्लेटफॉर्म हो गया स्ट्रावा, दूसरा हो गया व्हाट्सएप, जिसपे वो ग्रुप ऐड करते हैं जिसमें चीजें पता चलती हैं। स्ट्रावा पे राइड कर रहे हैं का मतलब ये वर्चुअल टाइप का वर्चुअल है? अच्छा, मतलब आप राइड करो। अच्छा, आप राइड कर रहे हो, आप रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप कंसिस्टेंसी करो, इसके लिए हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ओके। और उस रिस्पेक्ट का रिगार्ड करने के लिए जो टॉप 10 राइडर्स होते हैं उनको हम हफ्ते में एक दिन पार्टी रखते हैं, जो खान मार्केट भी हो सकता है, अच्छा, या फिर बेस्ट्रो भी हो सकता है, या गुड़गांव के किसी रेस्टोरेंट में हम बुक करके उन सबको गेट टुगेदर करते हैं। ओके। कि स्ट्रावा में जिन लोगों को आप राइड करते हुए देख रहे हो उनसे आप गेट टुगेदर करो, मिलो, बातें करो, ओके। और वहां पे राइड टी गपशप जो है चरितार्थ हो जाता है। राइट राइट, बहुत अच्छा है। तो ये चीज ऐसे काम करेगी और ये ऐसे ही चलती रहेगी। और आगे चल के हम हाइक भी करवाएंगे, ट्रेल रन भी करवाएंगे, फॉरेस्ट रन भी करवाएंगे। अभी हम धनौल्टी का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, कि हमारे जितने भी अच्छे राइडर्स हैं जो कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करने के लिए हम धनौल्टी में एक वो रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं, इनटू द वाइल्ड करके, मेरे दोस्त का ही है। हम वहाँ लेके जाएंगे उनको। ओके। तो मिलेंगे हम, महीने में हो सकता है 2 या 3 बार ही, बट राइड वो 2-3 बार मिलने के लिए आपको कंसिस्टेंसी और रूटीन बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो स्ट्रावा से पता लगेगा। वो स्ट्रावा से पता चलेगा। बहुत अच्छे। तो चैलेंजिंग टाइम्स में जैसे जैसे हम लॉन्ग राइड्स करते हैं, आप भी बहुत लॉन्ग राइड्स करते हो, तो ऐसे टाइम पे कई बार ऐसा थॉट नहीं आता कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये। अभी लास्ट मैंने लगभग 1 महीना पहले मैंने 200 की BRM करी, और बीच में मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था 1-1.5 महीना विंटर्स में। तो वो 200 BRM में मुझे ऐसे बार बार फील आ रहा था, यार क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं ये। ऐसा होता है, आपको भी कभी आया होगा। तो ऐसे टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो आप, या ऐसा थॉट आता है आपको या नहीं आता है? बहुत बार आया है, अच्छा, और अक्सर सुबह सुबह आता है। अक्सर सुबह सुबह आता है सही बात। जब आप अपने डेली शेड्यूल को खत्म करके 1 बजे घर पहुंच रहे हो और अगले दिन सुबह 5 बजे उठना है आपको, तो ये थॉट आएगा ही आएगा। बिल्कुल। बट आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि पहली बात तो मोटिवेशन है नहीं मेरे अंदर। मोटिवेशन किसी समय में हुआ करता था, अब मेरे लिए ये काम है। आप जब मैं सो के उठता हूँ तो एक टू डू लिस्ट टाइप का बना होता है कि ये 3 थिंग्स आई विल डू टिल टू माई डेथ। पहला, मैं खुद, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मैं खुद। राइड करूंगा, पहले साइकिल चलाऊंगा, फिर काम पे जाऊंगा। लोग क्या करते हैं, काम कर लेते हैं पहले, टाइम मिलेगा तो साइकिल चला सकते हैं। जब तक आप जिंदा हो आपको टाइम नहीं मिलेगा अच्छा काम करने का। सही बात है। हिंदू मैथोलॉजी से बिलीव करने वाले लोगों को मैं साफ साफ बता दूं, मेरे जो बाबा थे वो मैथोलॉजिस्ट थे और ज्योतिषाचार्य थे BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और शिव पुराण हो गया, भगवत गीता, पूरी लाइब्रेरी थी जो गीता प्रेस की किताबें हुआ करती थी। शिव पुराण में माता पार्वती ने पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि घोर कलयुग आ चुका है। उसमें भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि इंसान को पता तो होगा उसके लिए अच्छा क्या है, और वो करेगा नहीं, बट वो कर नहीं पाएगा। और चलिए हिंदू मैथोलॉजी को छोड़ देते हैं,
न्यूट्रल ग्राउंड पे आते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए अगर आपका मन नहीं कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, और फिर भी आप कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन ऑलवेज लीड टू लेगेसी। अगर आज मैं यहां बैठा हूं आपके सामने, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम उड़ता हुआ आपके पास पहुंचा है। बिल्कुल। जबकि हम दोनों का एक्सट्रीम इतना अलग है कि हम दोनों शायद कभी इस तरह से बैठ के बात नहीं कर पाते। सही बात। ये इसी वजह से हुआ है बिल्कुल कि कई बार मुझे करने का मन नहीं करता है, बट मुझे करना है तो करना है। तो जब लोग बोलते हैं तुम्हारा मन कर रहा है राघव, हमने कहा मन गया, दिमाग कर रहा है, दिमाग कह रहा है कर, मन भले ही नहीं कर रहा। दिमाग और मन, मतलब अगर माइंड एंड कोई इंटेलेक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। कोई चीज आप मन के हिसाब से करते हो तो आपसे बड़ा स्लेव कोई नहीं है, आप अपने मन के गुलाम हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं गुलाम बन के नहीं मरना चाहता सर। मुझे एक दिन पता है कि हर आदमी का टिकट कटेगा कभी ना कभी। मैं वो आदमी बन करके जाना चाहता हूँ यहाँ से जिसको लोग बोले कि भाई राघव को देखा था, मजा आ गया तुझसे मिलके। चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपकी बातें हो, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं करूंगा और आपने करके दिखा दिया तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन आपने बोला कि मैं करूंगा और आप नहीं कर पाए तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक बात। तो इस वजह से मेरे को जो बोला जाता है वो मुझे करना है तो मैं कर लूंगा सर। मोटिवेशन की उसमें कोई जगह नहीं है। बहुत अच्छे। तो राघव जी, बाइक मेंटेनेंस के रिगार्डिंग आप क्या टिप्स देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? बहुत सिंपल है। आपके पास कार है, टाइम से सर्विस कराने चले जाते हैं। बाइक है, टाइम से सर्विस कराने चले जाते हैं। साइकिल को लोग टाइम से सर्विस कराने क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि साइकिल को वो ओहदा नहीं मिला हमारे समाज में जो कार और बाइक को मिला है। मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, कई सारे लोगों को देखिए विंटेज कारें रखे हुए हैं, चुम्मा लेते हुए देखा मैंने, प्यार करते हैं उससे क्योंकि कनेक्टेड है, उसके मैकेनिज्म के बारे में पता है उनको। मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मेरा फ्रेंड जापान में था, वो बोलता है कि यहाँ पे तुमको 1989 की साइकिलें मिल जाएंगी चलते हुई, चालू हालत में। अच्छा जी। एंड वो उसको खुद ही रिपेयर करते हैं, खुद ही मेंटेन करते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। जापानीज कहीं ना कहीं इस बात को प्रैक्टिस करते हैं कि वो हर चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो साइकिल हो चाहे वो इंसान हो, पहली चीज। दूसरा चीज, मेरा मानना यह है सर कि अगर किसी इंसान को अपने साइकिल के बेसिक मेंटेनेंस के बारे में पता चल जाए तो वो ये मान सकता है कि साइकिल अभी तक ह्यूमन मैनकाइंड द्वारा बनाई गई सबसे सिंपल मशीन है जिससे दुनिया की 75% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। तो वो कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर उसके मैकेनिज्म के बारे में उसको पता नहीं है तो उसका नुकसान कैसा होगा, एक एग्जाम्पल से आपको समझा सकता हूँ। एक मैडम आई डिकैथलॉन में, ठीक है, साइकिल खरीदने के लिए। ठीक है। उनको मैंने बताया कि ये जॉकी व्हील आगे कर देंगी तो आपका उतरा हुआ चेन आसानी से आप चढ़ा सकती हैं, गियर इतना आसान है। फिर मैंने उनको बता दिया कि हफ्ते भर के अंदर चेन रस्ट हो सकती है, आप उसको लुब्रिकेट जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज गियर के टूटने के चांसेस होते हैं क्योंकि रस्टिंग चेन को चढ़ाने उतारने में दिक्कत होती है। दूसरा, मैडम ये मल्टी टूल ले लीजिए, इससे छोटे मोटे एडजस्टमेंट आप यहाँ यहाँ कर सकते हैं। मतलब मैंने एक हल्का सा छोटा सा क्रैश कोर्स उनको 15 मिनट के अंदर करा के भेज दिया। ठीक है। और वो मजे से चला रही हैं। और उनको ये भी पता है कि पंचर भी कभी भी हो सकता है, तो पंचर की कंडीशन में क्या हो सकता है। अगर वो एकदम न्यू राइडर है तो मैं उनको हमेशा एडवाइस करूंगा कि मोबाइल रख के चलिए, ओला कैब बुलाइए, फटाक से घर आ जाइए। सही बात। और आपके जो फेलो राइडर्स हैं, मैं तो क्योंकि पहली बात हमेशा हर राइडर को ये बोलता हूँ, अकेले कभी मत राइड कीजिए, हमेशा ग्रुप के साथ राइड कीजिए। जब भी आप ग्रुप के साथ राइड करेंगे आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा जो बाद में जाके रूटीन की शक्ल ले लेगा। सही बात है। दूसरा, आप जब लोगों के साथ राइड करेंगे तो आप सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो आपकी राइड रुकेगी नहीं, कोई ना कोई आपको के सामने पंचर बना भी देगा और आपको सिखा भी देगा। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए, कोई राजेश साइकिल चला गया या XYZ किसी डीलर के पास चला गया, साइकिल बेची, कोई क्रैश कोर्स, कोई छोटी मोटी चीज नहीं बताई जो जनरली मैंने देखा है कि लोग नहीं बताते हैं। एक महिला का चेन उतर गया 20 सड़क पे, और एक महिला का 20 सड़क पे चेन उतरना और उसको पता नहीं चेन चढ़ाई कैसे जाएगी, वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर हर। ठीक बात। वो घर जाएगी और साइकिल पटक देगी, और जो एक्सपीरियंस उसने किया है वो कभी अपने बच्चों को साइकिल नहीं देगी।
यानी एक आदमी ने अपने एक्शन से अगली जनरेशन को साइकिल पास ऑन करने का काम किया और एक आदमी ने अपने एक्शन से दूसरी अगली जनरेशन को साइकिल को कट ऑफ करने का काम किया। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता हूं कि अपनी छोटी मोटी चीजों को बताने के बारे में, साइकिल के बारे में। आपने देखा होगा मेरी मल्टीपल वीडियोस टेक्निकली होती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब कोई बंदा काम करना शुरू करेगा तो कनेक्टेड शुरू करेगा, जब टाइम स्पेंड करेगा अपनी साइकिल के साथ। क्यों बोलते हैं कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से कटे हुए हैं? क्योंकि माइक्रो फैमिली बड़ी हो रहा है, माँ बाप को टाइम ही नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ। सही और जब माँ बाप को बच्चों के साथ टाइम मिलता है तो माँ बाप जो है कहते हैं बच्चे समझ नहीं रहे हमको। आप देखो ना कि आपने बच्चों को समझने में टाइम कितना स्पेंड किया है। ठीक है, ऐसी साइकिल है, साइकिल के साथ टाइम स्पेंड करके देखिए, आपको साइकिल से प्यार हो जाएगा। इसीलिए मैं टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। सही बात है, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू सर। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा, जो राघव सर हैं वो डीकैथलॉन में होते हैं, मॉल ऑफ इंडिया वाले स्टोर मॉल ऑफ इंडिया सर। मॉल ऑफ इंडिया नोएडा वाले स्टोर में। तो कोई कभी वहाँ जाए तो इनसे मिल भी सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए हो इनकी तो। अच्छा, आपसे एक लास्ट सवाल, जो भी हमारे व्यूअर्स हमें ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए, या जो साइकिलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहते हो? अगर वो साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे वो। पहला ये कि लास्ट टाइम उन्होंने साइकिलिंग कब करी थी। अगर वो गैप 5 साल से ज़्यादा है तो हमेशा वो ऐसी साइकिल चूज करें जिसमें कंफर्ट पॉस्चर मिले उनको। ओके, जैसे एमटीबी या हाइब्रिड बाइक। करेक्ट सर। दूसरा, अगर उनका वेट 90 किलो के आसपास है, 80 से 90 के बीच में, ऑलवेज चूज अ गियर वाली साइकिल यूज। एंड डबल वॉल रिम। ओके, मैं वो चीज़ बता रहा हूं जो आपको कभी भी कहीं पे जाकर डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आप अपनी साइकिल चूज करने में खुद सक्षम होंगे। रीज़न क्या है? अगर आप 80 किलो से 90 किलो के बीच में हैं और आपने सिंगल वॉल रिम चलानी शुरू करी, गलती से पॉट होल पे या बड़े से किसी स्पीड ब्रेकर पे आपकी साइकिल ढप ढुप हुई और आपने पूरे आराम से बैठे हो, उसके रिम बेंड होने के या स्पोक्स टूटने के चांसेस होंगे, जिसमें आपको लगेगा कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, चोट भी लग सकती है। चोट भी लग सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा डबल वॉल रिम देखिए, जो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और 120 से 150 kg तक का इम्पैक्ट ले सकती है। अच्छा, गियर से क्या फ़ायदा होगा? इंटेंसिटी को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। बिकॉज जब गाड़ी में आप एक्सीलेटर देते हो तो गाड़ी का इंजन पावर देता है और उस गाड़ी के इंजन से ये डिसाइड होता है कि उस कार की प्रोफाइल क्या है, वो रोड के लिए है, ऑफ रोड के लिए या इंडोरेंस के लिए। यू आर द इंजन ऑफ योर साइकिल। आप जितना ज़्यादा अपनी इंटेंसिटी को अपने कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि आप इंजन हो, आपने अपने कंफर्ट गियर पे साइकिल को स्विच किया और आगे चलते चले गए। अगर आपको थकान मिला तो आपने गियर को और लाइट कर लिया। पहला फायदा तो ये हो जाता है गियर का। लोगों को लगता है अरे हम कौन सा पहाड़ पे चला रहे हैं। इज नॉट अबाउट द पहाड़, इज अबाउट यू। तो आपको इंटेंसिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप लंबा जा सकते हो। दूसरा, कभी भी आप फिटनेस के पॉइंट ऑफ से अगर बात करो तो जिम में भी आप जाओगे तो आपका ट्रेनर आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कराता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो आपके फिटनेस के लिए अगर आप साइकिल देख रहे हो तो हमेशा गियर वाला देखिए, उससे रिजल्ट जल्दी आएंगे और बिना किसी इंजरी के आएंगे। ठीक बात है। जब अगर लगे कि भाई अब थोड़ा हार्ड हो रहा है तो गियर हम लाइट कर लेंगे ताकि इजी हो जाए साइकिलिंग करना, इस तरीके से वो चेंज और हो देखिए, जाएगा। और अगर वो बंदा रेगुलर साइकिलिस्ट है तो वो पहले ही काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। वो लोग वो अपना होमवर्क घर से करके आते हैं। सही बात है। और जो नए राइडर्स हैं उनको मैं बता दूं, आप अपनी हाइट के हिसाब से आप फ्रेम लीजिएगा। बिल्कुल। कई बार मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक बात है। मैंने नोटिस किया है कि जो अवेलेबल साइकिल है वही दे दो कस्टमर को, लेके निकल जाए। होता है ये। अपनी हाइट के हिसाब से साइकिल चूज कीजिएगा। अगर आप 5 फुट 5 फुट 2 इंच के आसपास हैं, स्मॉल फ्रेम आएगा। उससे बड़े हुए मीडियम, 6 फीट के आसपास पहुंच गए लार्ज, और कोई 6 फीट से भी ऊपर चला गया तो एक्सेल फ्रेम भी डिकैथलॉन में आता है। डिकैथलॉन ओनली ऐसा ब्रांड है जहाँ पे एक्सेल साइकिल भी आती है। अच्छा, बाकी लार्ज आपको हर जगह मिलेगा। जनरली स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल मीडियम लार्ज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। ये कोई भी नया राइडर हो उसको इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली एक्सेसिबल हूँ मैं। गूगल पे भी आप मेरा नाम डाल दोगे, कुछ लिख दोगे उसके ऊपर, आपको आराम से इंस्टाग्राम मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
बिल्कुल, हम जो राघव जी का आपका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज है, उसका भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो वो नो बिल्कुल प्रॉब्लम कर सर, सकते हैं। नो प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके राघव जी, बहुत मज़ा आया और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही मज़ा आया होगा और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा उनके लिए, काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिला होगा। तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हर आदमी को एक न एक दिन जाना है। आप जाने से पहले सिर्फ 3 चीज़ें याद रखिएगा। आपका नाम, हमेशा अपने नाम के लिए काम कीजिए कि अगर कोई बंदा आपसे मिले तो उसको ये बोले कि हाँ भाई, इस आदमी से मिला था, मज़ा आया इससे बात करके, ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी एनर्जेटिक। दूसरा, लॉयल रहिए सबसे पहले अपने आप से। आप अगर अपने आप से लॉयल रहेंगे ना, तो आपको अपनी रजाई से सुबह सुबह निकलने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। उसके बाद आपकी लॉयल्टी बची होती है तो वो आपकी कंपनी के लिए काम आएगी, आपकी फैमिली के लिए काम आएगी, और फिर बाय डिफ़ॉल्ट अपने देश के लिए भी लॉयल रहोगे। और तीसरा है निशान, आइडेंटिटी मत छोड़िएगा, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ ऐसा काम करते होंगे कि स्कूल और कॉलेज में उनके लिए तालियां बज जाती होंगी। कोई क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट होता है, कोई गिटार में एक्सपर्ट होता है, कोई ड्राइंग बनाने में एक्सपर्ट होता है। अगर नहीं शुरू किया है तो वो सारा काम शुरू कर लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए कि आपने अगर ये सारा काम स्टार्ट कर दिया, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। इंडिया में उल्टा होता है, जो चीज़ से पैसे कमाते हैं उसको वो लोग बोलते हैं मेरा पैशन है। पैशन आपका ड्राइंग करना था, पैशन आपका गिटार बजाना था, पैशन आपका फुटबॉल खेलना था, पैशन आपका क्रिकेट खेलना था, पैशन आपका साइकिलिंग करना था। बट आपने जिंदगी के खेल में ऐसे बिजी हो गए कि पैशन कुछ और बन गया और जो होना चाहिए वो हुआ ही नहीं। तो आइडेंटिटी वो अपनी बना के रखना कि यस, आई एम आर्टिस्ट, और पार्ट टाइम में रोजी रोटी के लिए सारा काम कर रहा हूँ। तो नाम, नमक, निशान, ये 3 चीज़ पर फोकस करके चलेगा। लिटरली बता रहा हूँ, आप उन 2% लोगों में शुमार होगे जो देश के 98% लोगों को चला रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर माई साइड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। प्लीज सर। सो व्यूअर्स, आई होप आपको मज़ा आया हो इस पॉडकास्ट में। डू शेयर दिस विद योर साइक्लिस्ट फ्रेंड्स एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।